नमस्कार, आप सभी कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हमने भारत की भूगोल की श्रृंखला की एक शुरुआत जो कि कर चुके हैं और हमने भारत के भूगोल की श्रृंखला हम देखे हैं। पिछले वीडियो में भारत की वनस्पतियों के बारे में यानी नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हमने पढ़ा है और हमें उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा भी लगा होगा। तो देखो दोस्त, क्या होता है कि जो हम आपको मैटर दे रहे हैं, जो आपको कंटेंट दे रहे हैं, आप उसको नोट करिए। आप उसको नोट करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। एक बार निकाल करके वीडियो को देखिए, फिर उसको नोट करिए, फिर अपने से आप 2-4 बार उसे लिखिए, तब जाके आपको मैटर तैयार होगा। ठीक है, जो कि परीक्षा के दृष्टिगत से बहुत महत्वपूर्ण ये सब है, ये सब टॉपिक है। और दूसरी बात, आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा इंडियन क्लाइमेट यानी भारतीय जलवायु यानी भारत के मौसमी यानी मौसम के मानसून के बारे में बात करेंगे। सीधे कहिए मानसून के बारे में यानी इंडियन क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे। और इंडियन क्लाइमेट के बारे में जबरदस्त तरीके से आपको हम समझाएंगे, मैप पे समझाएंगे कि जो भारत की जलवायु हो, वो जलवायु जो है उनमें क्या क्या भिन्नता पाई जाती है, क्या समानताएं पाई जाती है। भारत की जलवायु कहते किसे हैं, मानसून किसे कहते हैं, ठीक है, ये कितने प्रकार की जलवायु होती है, ठीक है, इसके बारे में आपको विस्तृत समझाएंगे और मैप पे समझाने की कोशिश करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी पेन और कॉपी लेके बैठिए हमारे साथ और नोट करिए, ठीक है। और जो इंडियन क्लाइमेट की लगभग 2 से 3 वीडियो आपके सामने पेश की जाएगा, जो कि आज का फर्स्ट इसका वीडियो है इंडियन क्लाइमेट का। और इंडियन क्लाइमेट हम आपको, चलिए अब शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं इंडियन क्लाइमेट की ओर। और अभी देख रहे हैं हम लोग जो कि हमारा आज का सेशन है भारत की जलवायु। क्या है? भारत की जलवायु, ठीक है। और भारत की जलवायु को हम लोग विस्तृत समझेंगे और एक एक चीज को हमारे साथ आप नोट करिए, ठीक। ये टॉपिक ऐसी है जो कि अगर मैं आपको इससे पढ़ाऊँ, मौखिक तरीके से पढ़ाऊँ तो आपको कम समझ में आएगा। तो हमें ऐसा लगा कि हम आपको इस तरीके से मैटर आपके सामने अगर लाएं तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप इसे नोट करिए। तो चलिए हम भारत की जलवायु के बारे में समझेंगे कि भारत की जलवायु होती क्या है। तो देखिए, भारत में सामान्यतः मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी, जैसे होते हैं जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये सब मानसूनी जलवायु है। क्या है मानसूनी जलवायु? यहाँ की पवने, यहाँ की दाब, यहाँ का ताप, बात समझ रहे हैं, ये सब हमें देखने को मिलता है। तो होता क्या, यहाँ की जो यहाँ भारत में क्या है, समांतर मानसूनी क्या पाई जाती है जलवायु, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। बात समझ रहे। दूसरी बात समझिएगा, क्योंकि वह मानसून पवनों के प्रभाव के क्षेत्र में आते हैं। आप समझिए, जो मानसून जलवायु पाई जाती है वह मानसून पवनों के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। कैसे आते हैं? पवनों के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं, इसलिए इसे मानसूनी जलवायु कहा जाता है। इसलिए इसे मानसूनी जलवायु कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है। दूसरी बात समझिए कि किसी स्थान या देश के लंबे समय तक, कोई स्थान हो, कोई देश हो, जैसे अपना भारत देश है, तो अपने भारत देश में यहाँ का जो तापमान, किसी लंबे समय तक तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा, वेग जो होती है, वेग होती है। उसके बाद यहाँ की जो वायुमंडलीय दाब, पवनों की दिशा, वेग का समग्र अध्ययन हम लोग जलवायु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। देखिए, तापमान, वर्षा, जैसे भारत का तापमान हर एक राज्य, हर एक स्थान पे अलग अलग तापमान हमें देखने को मिलता है। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में अलग तापमान, ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में भारत के अलग तापमान, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र में अलग तापमान हमें देखने को मिलता है। बात समझिएगा। तो किसी देश या किसी स्थान के तापमान, लंबे समय तक तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव और पवनों की दिशा, वेग का समग्र अध्ययन हम लोग जलवायु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत? जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग करते हैं, ठीक है। ये आप ये नोट करिए, ठीक। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग करते हैं। चलिए आगे की ओर बात करते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, एकदम सरल तरीके से समझिए, एकदम विशेष तरह से आप इसे नोट करिए। बहुत ही कठिन चीज नहीं है, जितना हम समझ रहे हैं आसानी से, इसीलिए मैं आपको आसान शब्दों में समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय जलवायु को सर्वाधिक 2 तत्व प्रभावित करती हैं। कितने तत्व? 2 तत्व प्रभावित करती हैं, ठीक है। भारतीय जो जलवायु है उनको सर्वाधिक 2 तत्व प्रभावित करती हैं। 2 तत्व कौन कौन से हैं इसे देखा जाए। पहली बात तो उत्तर में जो हिमालय पर्वत है, ठीक है, देख रहे हैं, आइए मैप पे समझाते हैं। उत्तर में भारतीय जलवायु को 2 तत्व सर्वाधिक प्रभावित करती है। पहला क्या है कि देखिए, ये उत्तर हमारा क्या है, ये हमारा है मेरे दोस्त हिमालय। क्या है? ये है हिमालय, ठीक है, ये हिमालय है। तो हिमालय करता क्या है
देखिए उत्तर में पर्वत हिमालय उपस्थित है, जिसके कारण मध्य एशिया से आने वाले जो पवनें होती हैं, ठंडी हवाएं होती है, वो भारत में नहीं आ पाती। तो सबसे अच्छी बात है कि जो इसकी देखिए लंबाई है 8,848 मीटर है, ठीक है। तो होती क्या है कि जो मध्य एशिया से जो ठंडी पवनें आती हैं, यहाँ पे जो ठंडी पवनें आती हैं, ठीक है, ये टकरा कर फिर क्या हो जाती है, वापस हो जाती है, टकरा कर क्या होती है, वापस हो जाती है, और कुछ ही पवनें भारत में प्रवेश करती हैं। कुछ तो टकरा कर क्या होती है, हिमालय से वापस हो जाती हैं, और कुछ ही पवनें भारत में इधर आती हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो हिमालय इधर उत्तर में क्या है, हिमालय जो मध्य एशिया जो ठंडी हवाएं आती हैं, इसमें टकरा कर वापस चली जाती हैं, बात समझ रहे हैं। दूसरी बात, दक्षिण में हिंद महासागर आप जैसे देख रहे हैं कि ये है आपका हिंद महासागर, क्या है आपका हिंद महासागर, ये आपका है दक्षिण में हिंद महासागर उपस्थित है। और भूमध्य रेखा के समीप, ये कौन सी रेखा है मेरे दोस्त, ये भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा है, ध्यान रखिएगा कि ये है भूमध्य रेखा, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। और भूमध्य रेखा के समीप ही तो हिंद महासागर है, भूमध्य रेखा के समीप ही तो हिंद महासागर है। और भूमध्य रेखा के समीप, जिससे उष्णकटिबंधीय अपने आदर्श रूप में पाई जाती है, जो यहाँ की जलवायु होती है वो अपने आदर्श रूप में पाई जाती है। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ देखिए जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यहाँ पे क्या होती है, तापमान अधिक होती है। क्या होती है, जब तापमान यहाँ पे अधिक होती है, जब तापमान अधिक होगा तो यहाँ पे दाब कम होगा। क्या होगा, दाब कम होगा। तो जहाँ पे तापमान अधिक होगा वहाँ पे दाब कम होगा। तो यहाँ पे जो 0 डिग्री है, यहाँ पे तापमान सर्वाधिक जो टेम्परेचर मापा जाता है वो भूमध्य रेखा से ही मापा जाता है, इक्वेटर से ही टेम्परेचर सर्वाधिक मापा जाता है, ठीक है। तो ये जो भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, तो यही है कि आदर्श रूप से यहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाई जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ जल भी है, क्या है, यहाँ पे जल भी है, हिंद महासागर है, यहाँ पे यहाँ की जल वाष्पित होती होगी, ठीक है। तो बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होती होगी, यहाँ पे जब टेम्परेचर यहाँ पे हाई होगी तो यहाँ पे जलवाष्प बनेगा। क्या बनेगा, जलवाष्प बनता होगा। तो होता क्या होगा कि भारत में ये क्या होती होगी, निम्न वर्षा भी होती होगी, इससे निम्न वर्षाएं भी पूरे भारत में होती होगी। क्या बात समझ आ रही है, बात समझ रहे हैं। तो ये बात समझ में आना चाहिए, ठीक है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे भारत के जलवायु को 2 चीज बहुत अधिक सर्वाधिक प्रभावित करती है। एक तो हिमालय, उत्तर में हिमालय जो हमारा सुरक्षा कवच के रूप में विराजमान है, और जो कि दक्षिण में तीनों ओर से हमारे भारत को हिंद महासागर घिरा हुआ है, और इसके समीप भी भूमध्य सागर है, हिंद महासागर है, और इसके समीप भी भूमध्य रेखा है। और जो भूमध्य रेखा जो कि वहाँ से सर्वाधिक टेम्परेचर ही पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जलवाष्प बनता होगा, और पूरे भारत में यहाँ पे निम्न वर्षा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आगे की ओर अब हम बात करेंगे। देखिए मानसून और जलवायु। मानसून किसे कहते हैं, जलवायु। देखिए मानसून किसे कहते हैं, मानसून का अर्थ होता है कि मानसून मतलब 1 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15, 1 महीने में बदलता रहता है, ठीक है। 1 घंटे में मानसून बदल जाता है। कभी वर्षा होती है, कभी नहीं होती, कभी गर्मी, कभी ठंडी महसूस होने लगती है। तो ये सब मतलब हमेशा मानसून क्या होती है, बदलती रहती है। आप सुने होंगे कि एक जो कि गाना, जो कि एक सॉन्ग भी निकला था जिसको कि मौसम की तरह तुम भी बदल न जाना। तो मौसम हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है, मौसम हमेशा बदलता रहता है। लेकिन मेरे दोस्त जलवायु जो होती है ये लगभग 30 से 35 वर्ष में एक बार इसमें परिवर्तन होता है। कितने वर्ष में, 30 से 35 वर्षों में एक बार जलवायु में परिवर्तन होता है। क्या होती है, मानसून हमेशा मानसून बदलता रहता है, लेकिन ये 30 से 35 वर्षों में एक बार हमें बदलता हुआ, परिवर्तित होता हुआ हमें दिखता है, ठीक है। क्या बातें समझ में आ रही है, ठीक। चलिए, क्या हमें उम्मीद है कि आप ये जो कि नोट किए होंगे, ठीक है, हमें उम्मीद है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अपनी कारवां को आगे बढ़ाते हैं, और हम आप बात करेंगे अब हम बात करेंगे दोस्त, ठीक है, भारत के दक्षिणी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आने वाले, इसके बारे में बात करेंगे कि जो हमारा भारत है, भारत जो है, क्या भारत हमारा पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ये हम आपको ग्लोब पे समझाएंगे, ठीक है। क्या भारत का अर्धभाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है, ये भी हम आपको मैप पे समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक।
आइए हम शुरू करते हैं। तो यार देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्लोब है। क्या है हमारा, ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा। क्या है, भूमध्य रेखा है। ये हमारा क्या है, ये हमारा भूमध्य रेखा है, ठीक। ये लाइन मेरा भूमध्य रेखा है मेरे दोस्त, ये भूमध्य रेखा है। और ये हमारा क्या है, ये है 23.5 डिग्री पे स्थित एक कर्क रेखा है। क्या, अरे सॉरी, मकर रेखा। क्या है मेरे दोस्त, मकर रेखा है। और ये आपका जो दिख रहा है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में ये आपको दिख रहा है, इसका नाम है कर्क रेखा। क्या है, कर्क रेखा, जो ये भी 23.5 डिग्री पर स्थित है। कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री। तो माना जाता है कि ये भारत के कितने राज्यों से गुजरी है, तो 8 राज्यों से गुजरी है। और हम ये कह सकते हैं कि भारत के मध्य से गुजरी है। कहाँ से, मध्य से, भारत के मध्य से गुजरी हुई है, ठीक है। भारत के मध्य से गुजरी है। तो मेरे दोस्त, मध्य का मतलब यही होता है कि मध्य से यानी भारत के आधा, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये भारत हो गया, भारत के आधे क्षेत्रों से गुजरा हुआ है, ठीक है। ये भारत के आधे क्षेत्रों से, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो नीचे वाला है दक्षिणी है, ये दक्षिणी उष्णकटिबंध क्षेत्र कहलाती है। क्या कहलाती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाती है। भारत का दक्षिणी भाग यानी आधा हिस्सा जो दक्षिणी भाग है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। और दूसरी बात, जो भारत का उत्तरी वाला भाग है ये शीतोष्णकटिबंध क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि भारत का आधा भाग शीतोष्णकटिबंध, आधा दक्षिणी भाग आपका उष्णकटिबंध, ऐसी बात नहीं है। पूरे भारत, जो हमारा भारत का मानसून है, उष्णकटिबंधीय मानसून के अंतर्गत आता है। तो कैसे आता है, क्योंकि उधर मध्य एशिया से जो हवाएं आती हैं और उधर दक्षिण में हमारे जो हिंद महासागर है, जो हिमालय से, जो मध्य एशिया से पवनें आती हैं ठंडी, और इधर क्या है, दक्षिण में हिंद महासागर है। तो इनकी क्या है कि उधर से हवाएं आई, इधर से जो कि वर्षा हुई, बात समझ रहे हैं। पूरे भारत में न्यूनतम वर्षा होने लगती है। तो यहाँ समानता हमें देखने को मिलती है। यानी हम ये कह सकते हैं पूरे भारत का जो मानसून है वो उष्णकटिबंधीय मानसून के अंतर्गत आता है, न कि शीतोष्ण, न कि शीतोष्ण, ठीक है, सुनना ना। तो देखिए, एक साइड तो अरब सागर है, एक साइड बंगाल खाड़ी है, और एक तरफ क्या है आपका दक्षिण में, एक साइड अरब सागर, दूसरा हिंद महासागर, तीसरा बंगाल खाड़ी। ये तीन ओर से तीन, जो कि इधर आपको जल ही जल दिख रहा होगा, और इधर उत्तर में आपका क्या है, हिमालय है। क्या है, हिमालय है, ठीक है। अब ध्यान समझिए मेरे दोस्त कि हमारे कहने का आशय क्या है कि जो हमारा भारत का दक्षिणी भाग है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यानी हमारा पूरा भारत का मानसून जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, ठीक। आइए, भारत का दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, यह भी हमने आपको बताया है। और इसके समीप हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी स्थित है, जो कि अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल खाड़ी स्थित है, हमने आपको बताया है, ठीक है। समीप होने के कारण जलवायु में समानता मिलता है। यानी ये तीनों जो आपको दिख रहा है ना, अरब सागर, बंगाल खाड़ी, हिंद महासागर, इनमें क्या होती है, जलवायु, जो जलवायु होती है इनमें हमें समानता देखने को मिलती है, सेम, बात समझ रहे हैं। तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं होता, हमें यहाँ पे सेम कंडीशन लगता है जलवायु की, बात समझ रहे हैं। तो आगे की बात करते हैं, यहाँ ध्यान देखिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। और दूसरी बात करते हैं हम, इसे जरूर नोट करिए हमारे साथ। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जलवायु को, अभी देखिए जलवायु को एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अभी तो मैं इंट्रोडक्शन, अभी तो इन मौसमों के बारे में बताएंगे, ठीक है, और पवनों के बारे में बताएंगे, ठीक है, व्यापारिक पवनों के बारे में बताएंगे, रेखाओं के बारे में बताएंगे, भारत की जो कि यहाँ की जलवायु कैसे परिवर्तन होती है, ठीक है, आगामी वीडियो में। तभी तो इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, पहला है अक्षांश। क्या है, अक्षांश। अक्षांश क्या है, तो बड़ा ध्यान समझना। जो पश्चिम से पूर्व की ओर ग्लोब पर जो रेखा दिखती है ना, वो सभी क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा। तो कहीं ना कहीं हमारे जलवायु को ये भी प्रभावित करती है, जैसे कि कर्क रेखा। कर्क रेखा एक अक्षांश रेखा है। क्या है, कर्क रेखा भी एक क्या है, अक्षांश रेखा है, और ये भारत के मध्य से होकर गुजरी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो होती है कि कर्क रेखा पे आप जानते होंगे कि 21 जून को,
ठीक है, सूर्य लंबवत इस पे पड़ता है, इस पे क्या होता है, सूर्य लंबवत पड़ती है, तो यहाँ पे हमें यहाँ की जो टेम्परेचर होती है हाई होती है। क्या होती है, टेम्परेचर हाई, यानी हम ये कह सकते हैं नॉर्थ पोल यानी उत्तरी गोलार्ध में टेम्परेचर हमें हाई देखने को मिलता है। और वही विपरीत देखी जाए अपोजिट जिसका, तो जो साउथ पोल है, क्या है, साउथ पोल, साउथ पोल में इसी समय क्या हमें जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल दिखने को मिलता है, यानी कूल यानी ठंडा, समझ रहे हो। तो देखिए अक्षांश रेखा, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। अभी हम आगे बताएंगे, ठीक है, मौसमों के बारे में बताएंगे, कब कब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, टेम्परेचर कब पड़ता है, ये सभी बताएंगे आपको। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार क्या है, लगभग समान है। भारत की अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है भूमि पर, वो लगभग क्या है, समान है। ग्लोब पर हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। ठीक, उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखा के समीप होने के कारण, देखिए ये जो आप ये क्या है, भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के समीप है। भूमध्य रेखा क्या है, समीप है अक्षांश रेखा, ठीक है। तो होता क्या है कि ये इधर भी है 1 2, इधर भी है 1 2, बात समझ रहे हो। तो अक्षांश रेखाएं 0, जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे 0 डिग्री पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो अक्षांश रेखाएं तो इसके समीप ही है ना। तो जब समीप है तो होता क्या है कि उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखा के समीप होने के कारण ऊंचे तापमान, वार्षिक तापांतर व वर्षा का हमें क्या होती है, अनुभव। तो हमारे कहने का आशय है कि 0 डिग्री अक्षांश में भूमध्य रेखा के यानी भूमध्य रेखा पे टेम्परेचर सबसे हाई मापा गया है, बात समझ लो। तो यहाँ की जो टेम्परेचर होता है सबसे हाई होती है, तो इसके समीप जो होगी, इसके समीप ही तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है हमारा, बात समझ रहे हो। देखिए यहाँ कर्क रेखा इससे समीप है, तो यहाँ क्या होगी, यहाँ का भी तो टेम्परेचर तापमान सबसे हाई होगा, यहाँ की वार्षिक हमें वर्षा का भी अधिक अनुभव होगा, उसके वार्षिक तापांतर का भी हमें अनुभव होगा। हमें ऊंचे तापमान, ऊंचे वर्षा हमें देखने को मिलेगा। जहाँ पे तापमान ज्यादा होता है वहाँ वर्षा भी ज्यादा होती है, बट जहाँ तापमान होता है वहाँ पे दाब कम होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखा के समीप होने के कारण ऊंचे तापमान, क्या, ऊंचे तापमान, वार्षिक तापांतर, वार्षिक तापांतर मतलब होता है वार्षिक तापमान, हमें वार्षिक तापमान का भी अनुभव होता है। कभी तापमान हाई होता है तो कभी देखिए प्रेजेंट का क्या है, कभी 40 44 30 35 ऐसे पहुंचता रहता है। तापमान में हमें अंतर देखने को मिलता है, वर्षा में भी हमें कहीं कहीं अंतर देखने को मिलता है, बात समझ लो। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा, और दूसरा हमारा कारक है हिमालय। अभी जो कि हमने बताया आपको हिमालय के बारे में, हिमालय का कारक क्या है कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी है, और जो कि हमें ठंडी हवाओं को रोककर वर्षा का कारण बनाती है। देखिए हम आपको मैप बताना चाहते हैं, आइए मैप पे चलते हैं, यहाँ पे आइए। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि हिमालय भी एक हमारे कि भारत में वर्षा का कारण, जलवायु परिवर्तन में हिमालय भी बहुत बड़ा भूमिका निभाती है। तो यहाँ पे क्या होती है, जो ठंडी हवाएं आती है तो यहाँ पे क्या कराती हैं, वर्षा कराती है। इन क्षेत्रों में वर्षा कहीं ना कहीं कराती है, जलवायु में परिवर्तन होता है। तो हिमालय कहीं ना कहीं हमारी जलवायु में प्रभावित करने के वाले कारक के अंतर्गत हिमालय भी हमारा आता है, ठीक है। आगे की ओर, ठीक, जैसा कि आप यही देख रहे थे, ठीक है। तो हिमालय जो कि ठंडी हवाओं को रोक कर क्या करता है, वर्षा का कारण बनाती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा हमारा जल स्थल का वितरण है। जल स्तर का वितरण मतलब समझिएगा कि जल स्तर का वितरण क्या है। जल और स्थल होता है कि जो जल होता है, जल देर से गर्म भी होता है और देर से ठंडा भी होता है। इसका कारण होता है जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। कहीं पे क्या होती है, आप ये जानते होंगे कि 6 माह तक समुद्र तट से लेकर समुद्र से स्थल की ओर हवाएं बहती हैं, और 6 माह तक, ठीक है, स्थल से समुद्र की ओर हवाएं बहती हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है कि 6 माह तक समुद्र से स्थल की ओर हवाएं बहती हैं और 6 माह तक स्थल से समुद्र की ओर हवाएं बहती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जल स्थल का भी वितरण हमें जलवायु परिवर्तन में देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी मतलब जो तट होता है, जो किनारा हमारा समुद्र से दूर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी जलवायु में हमें जो कि परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसका भी एक कारक हो रहा है कि समुद्र से दूरी भी है, ठीक है। जो तट है, अगर उनसे कोई तट है, मानो ये हमारा भारत, इसका तट है, ठीक है। अगर समुद्र से दूरी है
तो यहाँ पे क्या होगा, वर्षा तो तुरंत होगा ही नहीं, इसी तो बात है नहीं कि वर्षा तुरंत होने लगेगी। तो कहीं ना कहीं इसका भी ये कारक है समुद्र से दूरी इसका। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई, अब ध्यान रखो समुद्र तल से ऊंचाई आप सभी देखे होंगे मेरे दोस्त कि जितने भी आप रेलवे स्टेशन देखे होंगे तो उसपे जरूर एक चीज लिखा होगा, समुद्र तल से ऊंचाई इतना मीटर, इतना मीटर आप देखे होंगे। तो ये जानिएगा कि जितना भी ऊंचाई मापी जाती है, ऊंचाई मापी जाती है, ठीक है, वो समुद्र तल से ही मापी जाती है। किससे? समुद्र तल से ही मापी जाती है। और समुद्र तल से मापने का मतलब ये होता है, सागरों महासागरों से इसलिए मापा जाता है कि जो समुद्र का लेयर होता है, ऊपरी जो लेयर होती है वो एक समान होती है। क्या होती है? एक समान होती है। इसलिए हमेशा जो ऊंचाई मापी जाती है वो समुद्र तल से मापी जाती है। क्या होती है? समुद्र तल से ही मापी जाती है। बात समझ में आया? तो ये हमने आपको समझाया। ठीक है, आइए आगे की ओर चलते हैं, कारवा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं मानसून का आगमन, भारत में मानसून का आगमन कब कब हो रहा है इसके बारे में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि भारत में मानसून का आगमन कब कब होता है। ठीक है, तो आगमन को मतलब समझिए कि मानसून पवनें अपने समय समय पर पूर्णतः अपना दिशा परिवर्तित होती रहती है। यानी कहने का आशय ये है कि जो मानसून होती है, जो मानसून पवनें होती हैं, समय समय पर अपना दिशा परिवर्तित करती रहती है, समय परिवर्तित करती रहती है। ठीक है, कभी दक्षिण पश्चिम, कभी उत्तर पूर्व दिशा, मतलब पवनें हमेशा अपनी दिशा क्या करती रहती है? परिवर्तित करती रहती है। एक समान हमें देखने को नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखो। दूसरी बात, भारत में कुल मुख्य 4 प्रकार के ऋतुएं पाई जाती है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के? 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। और पहला जो ऋतु है वो शीत ऋतु है। क्या है? शीत ऋतु कब आती है? 15 दिसंबर से 15 मार्च। इसे हमारे साथ नोट करिए, ये मुख्य एकदम स्टार बना लो मेरे दोस्त, स्टार लगा लो एकदम। ठीक है, भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं और जो पहला ऋतु है इसमें से है वो शीत ऋतु है, और जो है कि 15 दिसंबर से 15 मार्च तक ये मानी जाती है। ये ऋतुएं जो है 15 दिसंबर से 15 मार्च तक मानी जाती है। ठीक है, दूसरा उष्ण एवं ग्रीष्म ऋतु। उष्ण एवं ग्रीष्म ऋतु ये 16 मार्च से लेकर 15 जून तक मानी जाती है। आप इसको नोट करिए। ठीक, 16 मार्च से 15 जून तक ये मानी जाती है उष्ण एवं ग्रीष्म ऋतु। दूसरी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर तक ये मानी जाती है। 15 सितंबर, 16 जून से 15 सितंबर तक वर्षा ऋतु मानी जाती है। दूसरा शरद ऋतु आ जाओ, 16 सितंबर से लेते हुए 15 दिसंबर तक ये वर्षा शरद ऋतु मानी जाती है। ठीक है, ये भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। अभी हम आपको स्पेशल शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु के बारे में हम आपको अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, कि शीत ऋतु के अंतर्गत कौन कौन सी पवनें बहती हैं। ठीक, ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत वर्षा ऋतु कैसे होती है, वर्षा कैसे होती है, गर्मी कैसे पड़ती है, उसके बाद ठंडी जो शीतकाल है ठंडी कैसे पड़ती है, इसके बारे में आपको जबरदस्त बताने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये 4 प्रकार की मुख्य ऋतुएं हो गई। और ऋतुओं आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए मतलब आप बात करेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु तो हमने पढ़ लिया। आप बात करेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में। दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा कि इसके अंदर 2 है, मानसून का आगमन। दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? ये 11 जून से 15 दिसंबर। बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम जबरदस्त। यही क्वेश्चन बात समझिएगा कि ये क्वेश्चन ये से पूछता है, ये महत्वपूर्ण है कि दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है। तो होता कभी 11 जून से 11 जून से 1 सितंबर 11 जून से 1 सितंबर तक। ठीक है, दूसरे मानसून का निर्वर्तन यानी मानसून वापस कब होता है? 1 सितंबर से 1 दिसंबर तक ये वापस होती है। ठीक है, अभी आप देखे होंगे तमिलनाडु के क्षेत्र पे यहाँ पे क्या होती है, हमें लौटता हुआ मानसून से वर्षा हमें देखने की मिलती है। आप सुने होंगे। ठीक है, लौटते हुए मानसून से यहाँ तमिलनाडु क्षेत्र में वर्षा हमें देखने को मिलती है। और ये मानसून का आगमन, मानसून का जाने का बात यहाँ है कि 11 जून को आता है 1 सितंबर तक, और 1 सितंबर से 1 दिसंबर तक वापस चला जाता है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून है। कैसी मानसून है? दक्षिण पश्चिम मानसून है। ठीक, उसके बाद देखिए उत्तर पूर्वी मानसून। देखो मेरे दोस्त, ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून देखो तो उत्तर शीतकाल, इसके अंदर शीतकाल
1 दिसंबर से 1 मार्च तक ये क्या होती है, शीतकाल मानी जाती है। ठीक है, ये उत्तर पूर्वी मानसून में पवनें चलती हैं, एक शीतकाल आती है 1 दिसंबर से 1 मार्च तक। उस ग्रीष्म काल कब आता है, 1 मार्च से लेकर 1 जून तक, एक ग्रीष्म यानी गर्मी का समय होता है। एक उत्तर पूर्वी मानसून के अंतर्गत हम देख रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप मैप में देख रहे हो कि दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून से यानी इधर से जा रही है। ठीक है, अब हम आपको ग्लोब पे समझाने की कोशिश करेंगे मानसून को। अब बड़ा ध्यान समझिए कि ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, आइए जैसा कि आपको दिख रहा होगा, चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये हमारा ग्लोब है। क्या हमारा, एक ग्लोब है। ठीक है, ये हमारा ग्लोब है और ग्लोब पे हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि जो भूमध्य रेखा है, जो कर्क रेखा है, जो मकर रेखा है, ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर, ठीक है, उसके भारत में जो जलवायु, जो पवनें प्रवेश करती हैं वो कैसे प्रवेश करती हैं, आज आप जान लो कि कैसे भारत में जो पवनें होती है कैसे प्रवेश करती है। बात ध्यान रखो मेरे दोस्त। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये भारत को 2 बराबर भागों में, यानी पृथ्वी 2 बराबर भागों में रेखा बांट रही है, जिसे हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, अब भूमध्य रेखा कितने डिग्री पे, 0 डिग्री से। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है और यहाँ भूमध्य रेखा पे क्या है, तापमान अधिक है। क्या होता है, तापमान अधिक है। आप इसे समझिए, यहाँ तापमान अधिक है। तो हमने अभी बताया कि जैसे मान लो कि यहाँ पे एक घर है, क्या है, एक घर है। ठीक है, यहाँ पे एक घर है और उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर एक जो कि खिड़की लगी हुई है। अब मान लो कि अभी खिड़की बंद है तो क्या होगा, वहां पे दाब ज्यादा होगा। मतलब जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा है तो वहां पे दाब ज्यादा होगी। अगर इस खिड़की को हम लोग मान लो मेरे दोस्त खोल दिया जाए तो इसमें क्या होगी, सूर्य का प्रकाश प्रवेश करेगा घर में, हाँ करेगा। तो मेरे बात यही मैं कहना चाहता हूं कि जहां पे तापमान पहुंचेगा वहां पे दाब भागेगा। बात समझो, जहां पे तापमान पहुंचेगा वहां पे दाब क्या होगा, भागेगा। यानी जहां तापमान होगा वहां पे दाब कम होगा, जहां दाब ज्यादा होगा वहां तापमान कम होगा। तो ये बताइए, तो तापमान भूमध्य रेखा पे अधिक है तो यहाँ दाब क्या होगा, यहाँ दाब जो होगा वो निम्न वायु दाब होगा। क्या होगा, निम्न वायु दाब। वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा होगा, हमें उम्मीद है। तो यहाँ होगा निम्न वायु दाब पेटी, वायु दाब पेटी। ठीक है, जहां तापमान अधिक वहां वायु दाब कम होगा। ठीक, दूसरी बात समझो, इसके ठीक ऊपर एक और रेखा महत्वपूर्ण है जिस जो 23.5 डिग्री पे स्थित है, जिसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। ठीक, और उसके बाद एक और इसके दक्षिण में एक रेखा है जिसे हम लोग कहते हैं मकर रेखा। कौन सी रेखा, मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा। अब बात कि कर्क रेखा और मकर रेखा हमने आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान समझो कि अभी शायद 23 तक पहुंचे हैं, आगे चलो। मान लो ये 1 और ये 2, ये 30 डिग्री है और ये 35 डिग्री है। ठीक है, और यहां मान लो कि ये 30 डिग्री है और ये क्या है, ये 35 डिग्री है। 30 डिग्री और 35 डिग्री। ठीक, तो होगा क्या कि एक आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब जहां पे तापमान अधिक होगा तो वहां दाब कम होगा, जहां दाब कम होगा वहां तापमान अधिक होगा। तो जहां तापमान अधिक है दाब कम है, यहाँ दाब कम। तो जो पवनें चलती हैं वो कैसे चलती हैं, निम्न वायु दाब की ओर कि उच्च वायु दाब की ओर, बताइए भाई। उच्च से निम्न की ओर कि निम्न से उच्च की ओर पवनें चलती है, ये हमें बताइए। ठीक, तो देखिए हम आपको बताना चाहते हैं कि जो पवनें चलती हैं वो हमेशा उच्च से निम्न की ओर चलती हैं। कैसे चलती है, उच्च से निम्न की ओर। तो होता क्या है कि जो हमारा पृथ्वी क्या है, हमारा पृथ्वी क्या है, घूम रहा है। हमारा पृथ्वी क्या है, घूम रहा है। पृथ्वी घूर्णन कर रही है, घूर्णन गति।
तो होता क्या है कि ये जो पौने है, पौने तो भैया मेरे क्या हो सकता है कि अभी हमने बताया कि दक्षिण से पश्चिम की ओर, दक्षिण से पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर पौने चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी तो होता है कि पौने क्या ऐसे पे चल सकती हैं, पौने ऐसे भी तो चल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उच्च जैसे कि यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे वायुदाब अधिक है, तो यहाँ मेरे भाई उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया। ये क्या कहलाया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है। ये भी तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। ये उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये आपका दक्षिणी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, कटिबंधीय क्षेत्र। तो होगा कि निम्न वायुदाब हो तो वहां उच्च वायुदाब होगी। तो हमें ये बताइए कि जब उच्च वायुदाब से ऐसे आना चाहिए, पवनों को तो ऐसे मिल जाना चाहिए, यहाँ पे ऐसे मिल जाना चाहिए, ठीक है। क्या पवने ऐसे चलती है, बताइए भाई, ऐसे क्यों नहीं चलती पवने? क्या आपको देखने को मिला होगा, पवने ऐसे क्यों नहीं चलती? कारण देखिए, उच्च से निम्न की ओर आना चाहिए तो पवन ऐसे तो आना चाहिए, ऐसे ही आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे क्यों नहीं आती, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण क्या है कि ऐसे क्यों नहीं होता है? ऐसे पवने क्यों नहीं जाकर निम्न वायुदाब पे मिल जाते हैं? जैसा कि आपने बताया कि ऐसे क्यों नहीं जा सकती, ऐसा कारण है। क्या कारण है अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि पवने ऐसे उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर ऐसे डायरेक्ट क्यों नहीं आती। तो देखिए हम आपको बताएं, ठीक है। आइए हम चलते हैं एक और मैप की ओर। चलिए इस पेज को ही बदल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए, ये हमारा क्या है, ये हमारा है भूमध्य रेखा। क्या है, भूमध्य रेखा, ठीक है। और ये हमारा 30 डिग्री और ये हमारा 35 डिग्री, ठीक। ये भी हमारा 30 डिग्री और ये हमारा हो गया 35 डिग्री, ठीक है। तो बात ध्यान समझो भाई, इधर देखो इधर देखो। हमें चाहते हैं कि आपका नजर और आपका दिमाग इस पे होना चाहिए। एक कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, ये कहलाएगा निम्न वायु दाब पेटी, निम्न वायु दाब पेटी, ठीक है। और इधर आपका क्या कहलाएगा, उच्च वायु दाब पेटी, ठीक है। ये भी आपका क्या कहलाएगा, उच्च वायु दाब पेटी, ठीक। इधर से हमने बताया कि इधर डायरेक्ट क्यों नहीं जा रही है, इसका क्या, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है। तो जब पृथ्वी घूम रही है तो पवनें क्या होगी, वो हमें मूवमेंट तो करेगी, पवनों में क्या होगी, जब पृथ्वी घूम रही है तो पवनें क्या करेगी, डायरेक्ट जाके मिल जाएगी, नहीं, पवनों में तो भी मूवमेंट होना चाहिए, उसमें भी मूवमेंट होगा। तो होता क्या है कि जो पवनें होती हैं ऐसे न जाकर वो पवनें ऐसे जाकर मिलने लगती है, ए ऐसे, ए ऐसे पर और ए ऐसे पर। बोलिए भाई, सॉरी, ए ऐसे पे अभी बताना चाहता हूँ, एक मिनट, सॉरी इधर से थोड़ा सा अरेंज करना चाहिए, ठीक है। ए हो गया, ए ऐसे पर, ये पौने ऐसे पर जाकर मिल जाती है निम्न वायु दाब पेटी से, यानी उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर पौने बहती हैं। ए बात नोट करिएगा, ठीक है। अब जब ए सीधा क्यों नहीं मिलती, क्योंकि इसलिए नहीं मिलती क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन होता है। पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी जब घूम रही तो हवा में मूवमेंट होगा, जब मूवमेंट होगा तो हवाएं क्या होगी, वो तिरछी देख रहे हो, क्षैतिज दिशा में हो रही है ना, तो आकर ऐसे भी मिल जाती है। इन्हीं हम पवनों को कहते हैं व्यापारिक पवने। क्या कहते हैं, व्यापारिक पवने कहते हैं, व्यापारिक पवने कहते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग हिंदी में सन्मार्ग मार्गी पौने भी कहते हैं, सन्मार्गी पौने। ऐसी बात नहीं है, इनका मतलब ये नहीं कि व्यापारिक पौने व्यापार होगा, इसका नाम रख दिया गया है, सन्मार्गी पौने भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पूर्वी पौने भी कहते हैं, पूर्वी पौनों के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हमें उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हम बात करना चाहेंगे, आगे की ओर चलते हैं। देखिए होता क्या है कि कहीं ना कहीं यही बीच पे हमारा क्या है, भारत, ये हमारा कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री पे क्या है,
करके रेखा, और यहीं पे हमारा क्या है, भारत, ये सुंदर सा नन्हा सा प्यारा सा मेरा भारत, ठीक है, ये हमारा भारत यहीं पे है। तो होगा क्या कि आप ये देखे होंगे कि जब ये नीलनुमाईदार पेटी है तो भारत में आप ये देखे होंगे मेरे दोस्त कि ऐसे पौने ऐसे मुड़ी हुई दिखती ऐसे, ठीक है, ऐसे आपको मुड़ी पौने देखी होंगी, आपने फिगर भी देखा होगा ऐसा, जैसा कैमरे में अभी हमने शुरू में आपको दिखाया है, ठीक है। तो पौने ऐसे मुड़ी हुई दिखती है, तो ये बताइए पौने तो हमें ऐसे चल रही है तो कैसे मुड़ गई, पौने ऐसे बह रही हैं तो ये पौने मुड़ कैसे गई, क्या बात हुआ, कैसे मुड़ गई मेरे भाई, कोई प्रभावित चीज, पूरी कोई प्रभावित किया होगा कोई चीज, ये नेचुरल, देखिए नेचुरलिटी है, नेचुरलिटी इफेक्ट है, क्या है, नेचुरलिटी इफेक्ट है, क्या मतलब नेचुरल ने क्या बनाया है, मतलब बात समझो मेरी बात को, कि पौने ऐसे बढ़ रही हैं और ऐसे मुड़ जा रही है, तो मुड़ने का जो भारत में जो मुड़ती हुई दिख रही ना, वही जलवायु है, वही जलवायु पौने हैं, वही मानसूनी पौने कहलाती हैं। आप कितने लोग तो ऐसे नहीं जानते होंगे, आज जान लो मेरे भाई कि जो पौने भारत में मुड़ रही हैं, जो पौने जा रही हैं, वो पौने कौन सी पौने हैं और कैसे जा रही हैं, आज जान लो। देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये पौने व्यापारिक पौने, ये दक्षिण की व्यापारिक पौने हो गई, दक्षिण की व्यापारिक पौने हो गई। तो होता क्या है कि कुछ पौने ऐसे होती हैं जो भूमध्य रेखा को क्रॉस करके ऐसे मुड़ जाती है, आप बड़े ध्यान समझो, जो भूमध्य रेखा को क्रॉस करके ऐसे मुड़ जाती है भारत की ओर, किसकी ओर, भारत की ओर मुड़ जा रही हैं, आपको दिख रहा होगा। यही व्यापारिक पौने हैं, दक्षिणी व्यापारिक पौने ही भारत की मानसूनी पौने कहलाती हैं। और कैसे, आप ये सुन लो कैसे, इधर देख लो, ये मान लो घड़ी है, क्या है, घड़ी, इधर देखो, इधर देखो, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में देख रहे हो ना, तो घड़ी की दिशा में तो ये भी तो है, जा रहा है, देखो यहाँ बना लो तो घड़ी की दिशा में चल रहा है, और घड़ी के विपरीत कर दो तब यहाँ देख लो, घड़ी के विपरीत में इधर देख लो, ये देख लो, तो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, घड़ी के विपरीत में है कि नहीं, ये बताओ, ये घड़ी के विपरीत में है कि नहीं, ये बताओ पहले, है कि नहीं मेरे भाई। तो ये बात ध्यान रखो कि घड़ी के दिशा में जो है उत्तरी पौने हैं, और घड़ी के विपरीत दिशा जो में है जो दक्षिणी व्यापारिक पौने हैं, दक्षिणी व्यापारिक पौने हैं। और यही दक्षिण व्यापारिक पौने भारत में ये क्या करती हैं, मुड़ जाती है, किसी कारण बस भारत में ये पौने मुड़ जाती हैं, और यही पौने कहलाती हैं मानसूनी पौने, यानी भारत के मानसूनी पौने कहलाती हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, यानी हम लोग ITCZ, ठीक है, ITCZ कहते हैं। और यही ITCZ यही हम लोग, यही जो ये व्यापारिक पौने हैं जो भारत में प्रवेश कर जा रही हैं, जो वहां जाकर भारत के मानसूनी पौने कहला रही हैं, इसी को कहा जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये जो कि भारत के मानसून का पहला वीडियो हमने यहाँ तक आपको बताया है, ठीक है। अब आगामी हम वीडियो इसकी आगे आपके सामने लाएंगे, ऐसे ही जबरदस्त वीडियो आपके सामने पेश करेंगे, और हमें उम्मीद है कि आपको ये जब देखेंगे आपको ये समझ में भी आएगा, ठीक है। बात सुन रहा है, तो यही जो क्षेत्र है, ठीक है, यहीं से मुड़ जाती है, इसी क्षेत्र को ITCZ के नाम से हम लोग जानते हैं। आप ये बात समझ में आपको आया होगा। यही पौने जाकर भारत में क्या कराती हैं, वर्षा कराती हैं, तापमान, वायु दाब, प्रेशर बढ़ाती हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि भारत की जो जलवायु यानी इंडियन क्लाइमेट जो फर्स्ट वीडियो है, ये आप इसे देखेंगे भी और नोट भी करेंगे और शेयर और लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है, और हमारा सपोर्ट भी करेंगे।
हमें ये उम्मीद है कि हमें उम्मीद है। तो मेरे दोस्त, भारत के जलवायु का फर्स्ट वीडियो आपके सामने जो कि पड़ चुका है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगामी हम इसके बारे में, भारत की जलवायु के बारे में अगला वीडियो आपके सामने जल्दी पेश करेंगे। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। जय हिंद।